नमस्कार साथियों, स्टडी बैटल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपने देखा होगा, जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं उसमें आपसे बाल विकास से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। वो चाहे आपका टेट का एग्ज़ाम हो, सुपर टेट का एग्ज़ाम हो, सीटेट का एग्ज़ाम हो या टीचिंग से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम हैं उसमें इस तरह के बाल मनोविज्ञान, शिक्षण शास्त्र, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका एक काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्वेश्चन के फॉर्म में है, उसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको मदद करेगा आपकी तैयारियों में। तो वीडियो को स्टार्ट करें। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, नई जानकारी है, वो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो ये सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि रॉबर्ट गेने कहाँ के निवासी थे। ठीक है, गेने का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। ठीक है, तो ये निवासी कहाँ के थे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पे। और इस तरह के क्वेश्चन कई बार आगे पूछे भी जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो रॉबर्ट गेने अमेरिका के निवासी थे। ठीक है, तो वन लाइनर क्वेश्चन इस तरह से आपकी परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं, आगे भी खूब पूछे जाएंगे। रॉबर्ट गेने ने बालकों के विकास को ध्यान में रखते हुए अधिगम की प्रक्रिया को कितने भागों में बांटा है। आपने देखा, पढ़ा होगा, सुना होगा। रॉबर्ट गेने का जो अधिगम का सिद्धांत है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लर्निंग थ्योरी इनकी जो लर्निंग थ्योरी है, अधिगम सिद्धांत है, वो बहुत ही फेमस और बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो सबसे पहले तो आपको नंबर ध्यान होना चाहिए कि कितने भागों में इन्होंने इसको बांटा है। तो 8 भागों में इन्होंने बांटा है, जिसके क्रम भी आपको ध्यान रखने हैं। पहला है संकेत अधिगम, फिर उद्दीपक अधिगम अनुक्रिया अभिक्रिया, जिसको हम एसआर अधिगम बोलते हैं। श्रृंखला अभिक्रिया है, अधिगम है। फिर आपका शाब्दिक अधिगम है। ठीक है, बहुविवेदन अधिगम है, प्रत्यय अधिगम है, सिद्धांत अधिगम है और समस्या समाधान अधिगम है। ठीक है, समस्या है यहाँ पे, समस्या नहीं है, समस्या समाधान अधिगम है। ठीक है, तो यहाँ पे 8 प्रकार इन्होंने बताए हैं। ठीक है, 8 प्रकार आप मान सकते हैं या 8 सोपान मान सकते हैं। तो आपको सबसे पहले तो नंबर ध्यान होना चाहिए कि संख्या में रॉबर्ट गेने जो अधिगम के सिद्धांत दिए वो कितने थे। ठीक है, फिर आपसे पूछा जा सकता है, आपको सबसे पहले तो नंबर ध्यान होना चाहिए। ठीक है, फिर अगर आप ध्यान रख सकते हैं कि कौन कौन थे, क्योंकि क्वेश्चन को जब जटिल करना होता है तो आपसे पूछ लेता है कि रॉबर्ट गेने के अधिगम के सिद्धांत में से निम्न में से कौन सा नहीं है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन इसी में से कोई दे देगा, जिसमें से 3 तो इसमें के होंगे, एक कोई अलग का होगा, तो वो आपको सॉर्ट आउट करने में मदद करेगा। अगर आपने एक बार पढ़ा होगा तो आप कर लेंगे। रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम का सबसे निम्न स्तर कौन सा है, तो अभी हमने आपको बताया। देखिए, ये एक हायरार्किकल ऑर्डर में है, मतलब एक बढ़ते क्रम में है। ठीक है, इस तरह से जैसे आप जाएंगे तो अधिगम का जो स्तर है वो बढ़ता जाएगा। तो सबसे जो निम्न स्तर है वो आपका संकेत अधिगम है। ठीक है, और सबसे जो उच्च स्तर है वो आपका समस्या समाधान है। तो संकेत अधिगम यही यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे उच्चतम स्तर समस्या समाधान है। ठीक है, तो निम्नतम और उच्चतम भी आपको ध्यान रखना है। समस्या समाधान सबसे उच्चतम स्तर है और संकेत अधिगम सबसे निम्नतम स्तर है। तो 2 आपको तो पता होनी चाहिए, बाकी संख्या आपको पता होनी चाहिए कि 8 संख्या है। रॉबर्ट गेने के अनुसार बालक का अधिगम कब पूरा होता है, तो रॉबर्ट गेने ने जो बताया है, ठीक है, अधिगम सोपानिकी का सिद्धांत इन्होंने दिया है, आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं इसको। तो 12 वर्ष के उपरांत जब अपनी समस्याओं का समाधान करने लगता है तब बालक का अधिगम जो है वो पूर्ण मान लिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे विद्या से रिलेटेड नहीं, एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं, ये क्वेश्चन है आपका कि उसका अधिगम जो लर्निंग की प्रोसेस है। ठीक है, जैसे वो समस्या का समाधान करने लग जाता है तो ये मान लिया जाता है कि अब उसका अधिगम का जो प्रोसेस है वो बालक का अधिगम पूर्ण हो चुका है। ये रॉबर्ट गेने के अनुसार है। ठीक है, ध्यान क्या रखना है। देखिए, मैं समझाऊंगा तो आपको पूरा जहाँ पे समझाने लायक है, लेकिन लास्ट में ये भी आपको पता होना चाहिए कि आपको ध्यान क्या रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, क्योंकि आपको विद्वान नहीं बनना है, आपको परीक्षा एग्जाम निकालना है, अच्छे से नंबर अर्जित करने हैं। तो 12 वर्ष आपको ध्यान रखना है, रॉबर्ट गेने के अनुसार यह है। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है, ठीक है, पावलोव का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत भी इसको कहते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आप ऐसे ही ध्यान रखें इसको। पावलोव किस संप्रदाय के समर्थक थे, तो ये बिहेवियरिज्म से रिलेटेड थे। ठीक है, बिहेवियरिज्म से रिलेटेड थे, संबंधित थे। ये व्यवहारवाद का सिद्धांत है। व्यवहारवाद का जनक अगर आपसे पूछ लिया जाए तो जो जनक माना जाता है वो वॉटसन को माना जाता है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे ध्यान रखना है।
डमरू पर बंदर का नाचना किस सिद्धांत पर आधारित है? शास्त्रीय अनुबंधन, कि जैसा उसको अनुबंधन मिला उसी हिसाब से उसने, जो बंदर है जैसे डमरू बजा तो वो उसके लिए क्लासिकल कंडीशनिंग होगी। क्लासिकल कंडीशनिंग मतलब उसके लिए कंडीशन है कि जब डमरू बजेगा तब वो नाच दिखाएगा। ठीक है, तो ये पावलोव का सिद्धांत है क्लासिकल कंडीशनिंग का, ये भी आपको ध्यान रखना है। खेत में बिजूका का खड़ा करना एवं उसे देखकर पक्षियों का भागना, जैसे आपने देखा होगा खेतों में एक पुतला टाइप से खड़ा कर देते हैं। ठीक है, पक्षियों को लगता है कि यहाँ पे कोई है, ठीक है, कोई देख रेख कर रहा है, तो बिजूका उसको बोलते हैं। खड़ा करना और उसे देखकर पक्षियों का भागना किस सिद्धांत पर है? शास्त्रीय अनुबंधन पे है, कि पक्षी कब तक नहीं भागेंगे? जब तक वो नहीं रहेगा, जब तक वो जो यहाँ पे जिसको बिजूका बोल रहे हैं या पुतला बोल रहे हैं, तो पुतला क्या है? शास्त्रीय है, उसके लिए कंडीशन है। ठीक है, कि पक्षी तभी भागेंगे जब वो बिजूका लगा रहेगा। ठीक है, वो जो पुतला है वो लगा रहेगा, तो ये उसके लिए कंडीशन हो गई, शर्त हो गई। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर किसने प्रयोग किया? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत आसान क्वेश्चन है, आपने पढ़ा भी होगा। तो कोहलर ने जो अपना जो प्रयोग किया था वो बंदर पे किया था। ठीक है, और बंदर में डायरेक्टली आप बंदर याद कर सकते हैं, लेकिन वैसे आपको ध्यान रखना है कि चिंपैंजी, बंदर में भी वो चिंपैंजी था। ठीक है, और उस चिंपैंजी का नाम पूछ लिया जाता है, सुल्तान था। ठीक है, तो ये चीज़ें, 3 चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। गर्भवती महिला में कितने वजन की वृद्धि हो जाती है? तो 10 से 12 किलो की वजन जो है, ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, इसमें आपको कुछ समझना नहीं है। ठीक है, लगभग 10 से 12 किलो का वजन जो है वो बढ़ जाता है। मनुष्य की प्रजाति का नाम क्या है? ठीक है, तो होमो सेपियंस नाम है, सेपियंस नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप इसको सही करेंगे, होमो सेपियंस है। ठीक है, सेपियंस आपने पढ़ा भी होगा, ये मनुष्य का वैज्ञानिक नाम भी है, होमो सेपियंस, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। पिंड अवस्था का समय क्या है? तो 2 सप्ताह से लेकर के 8 सप्ताह है। डिंब अवस्था 14 दिन, ये भी आपके सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जन्म के समय बालक का औसत वजन कितना होता है? तो ये आपको ध्यान रखना है, 2 किलो 700 ग्राम होता है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे ध्यान रख सकते हैं, 2.7 kg। ठीक है, लगभग 2.5 किलोग्राम के आसपास से ऊपर ही होता है, 2 से 3 किलोग्राम के बीच में होगा। ठीक है, लेकिन कभी कभी ये पाउंड में पूछ लिया जाता है। ठीक है, दूसरी जो यूनिट है, जो आपकी मात्रक है, तो पाउंड में कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो आप ये ध्यान रखेंगे। हम डिस्कस करेंगे आगे चल के कभी, तो पूरा डिटेल बता देंगे कि किस यूनिट में कितना होता है। जन्म के समय बालक का वजन देखिए यहाँ पे दिया ही हुआ है, 7 पाउंड। ठीक है, तो 7 पाउंड यहाँ पे वजन होता है, आपको ध्यान रखना है। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब से मानी जाती है? तो 1900 ईस्वी में है, उसको समझाने की ज़रूरत नहीं है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। मनोविज्ञान को एक विषय के रूप में निश्चित आधार देने का जो श्रेय है विलियम जेम्स को जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ध्यान रखना है आपको। मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग करने वाले प्रथम व्यक्ति रुडोल्फ थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्राचीन काल में मनोविज्ञान का अर्थ क्या था? तो आत्मा का विज्ञान, मनोविज्ञान जो था उसको आत्मा का विज्ञान कहा जाता था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर आगे 17वीं शताब्दी आते आते मनोविज्ञान को क्या कहा जाने लगा? तो एक क्रम है। ठीक है, पहले आत्मा का विज्ञान, ठीक, फिर मन का विज्ञान या मस्तिष्क का विज्ञान इसको कहा गया। ठीक है, मनोविज्ञान को मन का या मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा है? तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए यहाँ पे इंक्लूड कर लिया गया है। तो ये जो कहा है वो कहा है पोम्पोनॉजी ने इसको मन का विज्ञान या मस्तिष्क का विज्ञान कहा है। 18वीं शताब्दी में क्या था? सबसे पहले आत्मा का विज्ञान, 17वीं शताब्दी में मन का विज्ञान, मस्तिष्क का विज्ञान, 18वीं शताब्दी आते आते इसको क्या कह दिया गया? चेतना का विज्ञान। ठीक है, 20वीं शताब्दी में इसको क्या कहा जाता है? इसको व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का जो विज्ञान है ये कहा गया। और व्यवहार का विज्ञान, व्यवहारवादी अभी हमने आपको बताया, वॉटसन, व्यवहारवाद का जनक भी इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, और व्यवहार का विज्ञान भी वॉटसन नहीं कहा था, इसीलिए इनको व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए RTE, ठीक है, राइट टू एजुकेशन का अधिनियम, नियम कब बना? 2009 में लागू। अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसको लागू कब से किया गया, तो 2010 में इसको लागू किया गया। लेकिन क्वेश्चन आपसे ज़्यादातर यही पूछा जाता है कि अधिनियम बना कब। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है।
शिक्षा मनोविज्ञान की पहली पुस्तक किसने लिखी थी? थॉर्नडाइक ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। थॉर्नडाइक ने लिखी थी, ये आप ध्यान रखिएगा। सन नहीं भी ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इतने सन आप याद नहीं कर पाएंगे, लेकिन 1903 अगर आप याद कर सकते हैं तो 1903 में 1903 में थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान की पहली पुस्तक लिखी, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे शिक्षा का अधिनियम लागू कब हुआ? देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। एक तो कि अधिनियम बना कब, तो एक वो आपका 2009 में बना है, अलग क्वेश्चन है, लेकिन उसको लागू कब किया गया, इम्प्लीमेंट कब से किया गया, तो 1 अप्रैल 2010 से इसको लागू किया गया RTE एक्ट को, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। शिक्षा का अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया, तो इसको अगस्त 2009 में लागू किया गया। शिक्षा का अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिनियम 2009 में इसको लागू किया गया था, आपको ध्यान रखना है। एक कक्षा में शिक्षक एवं छात्र का अनुपात कितना होना चाहिए, ये यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा फॉल्टी है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, तो प्राथमिक स्तर और उच्च प्राथमिक स्तर। तो प्राथमिक स्तर में अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम प्राइमरी में बात करते हैं, ठीक है, तो प्राइमरी में जो आपका टीचर और स्टूडेंट का TS रेशियो या ST आप बात कर सकते हैं, तो ये आपका होना चाहिए 1:30, ठीक है। कहने का मतलब है कि 30 बच्चों पर एक अध्यापक का होना जरूरी है, ठीक है। अगर इसी को हम अपर प्राइमरी में बोले तो अपर प्राइमरी में 1:35 है, 1:35 तक, ठीक है। एक मतलब 35 बच्चों पर एक अध्यापक होना चाहिए, तो ये यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे इसको। मनुष्य की संरचना कितने गुणसूत्र से बनी है? 23 गुणसूत्र, ठीक है। और ये जोड़े में होते हैं, तो जोड़े में अगर बात की जाएगा तो 46 हो जाएगा, ठीक है। गुणसूत्र 23 होते हैं, ठीक है, और जोड़े में होते हैं, इसलिए इसको 46 नंबर बोला जाता है, संख्या बोली जाती है। लिंग का निर्धारण कौन सा जोड़ा करता है, ठीक है, तो जेंडर, मतलब जेंडर उसका कौन होगा, मेल होगा या फीमेल होगा, इसका निर्धारण जो है वो 23वां गुणसूत्र, जो 22 गुणसूत्र समान होते हैं, लेकिन जो 23वां गुणसूत्र होता है इससे डिसाइड होगा कि वो XY, ठीक है, XX या XY इस तरह से बनता है। आपने पढ़ा होगा, बायो में देखा होगा। तो XX जो XX होता है ये आपका चाइल्ड, मतलब गर्ल चाइल्ड होता है, और XY अगर होगा क्रोमोसोम तो वो आपका बॉय चाइल्ड होगा, ठीक है। तो 23वां जो गुणसूत्र है वो सेक्स का, मतलब जेंडर का निर्धारण करता है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। डिंब अवस्था 14 दिन हमने आपको बता दिया, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, ऊपर आ चुका है। गर्भवती महिलाओं का वजन, ठीक है, ये भी आ चुका है। होमोसेपियंस ये भी आ चुके हैं। बाकी ये क्वेश्चन शायद रिपीटेड लग रहे हैं, ठीक है, रिपीटेड है, कोई बात नहीं। तो ये आपके क्वेश्चन हुए, कई बार परीक्षाओं में रिपीटेड हुए हैं, कई बार परीक्षाओं में आपसे पूछे भी गए हैं, और इसमें कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है कि आगे भी आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो रैंडम क्वेश्चन थे, किसी टॉपिक से रिलेटेड नहीं थे, मतलब टॉपिक इन द सेंस है कि रैंडम पूरे सिलेबस से रिलेटेड ये आपके क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप चैनल को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद।